नमस्कार साथियों, ग्रोथमोंट यूपीएससी के इस यूट्यूब मंच पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस विशेष श्रृंखला के तहत एक और उपाख्यान के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण कानून का हमें अध्ययन करना है, जिसका नाम आपको दृश्यमान है। यह एक संक्षिप्त नाम है जिसे संक्षिप्त रूप से सरफायसी एक्ट कहते हैं। मगर अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो यह जो पूरा का पूरा कानून है उसका नाम दरअसल कुछ ऐसा है कि सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जिसे संक्षिप्त में सरफायसी कहते हैं। मूलभूत इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यानी कि जो लेनदार है उनके अधिकारों को और मजबूत बनाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना। आमतौर पे यहाँ जो बैंक्स है उन्हें इस कानून से फ़ायदा मिला है, क्योंकि बैंक्स आमतौर पे लेनदारी का काम करती है, वे ऋण देते हैं, लैंडिंग करते हैं। और इन केस अगर वो जो ऋण दिया है अगर वो वापस नहीं आता तो उसे वसूलने के लिए यहाँ कोर्ट्स के ऑर्डर की, कोर्ट्स के इंटरवेंशन की यहाँ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि अगर एग्जांपल ले कि कोई बैंक ने किसी भी अपने ग्राहक को ऋण दिया है, उधार दिया है, और वो वापस आने की परिस्थिति में नहीं है, तो इन सच केसेस जो ऋणदार है वो अपने अपने जो डेट है यानी कि अपने जो कस्टमर्स है उनसे एसेट्स अधिग्रहित कर सकते हैं, एसेट्स एक्वायर कर सकते हैं, उन्हें बेच सकते हैं और अपने जो पैसे है वो निकाल सकते हैं। तो आमतौर पे यह सिक्योर्ड ये जो क्रेडिटर्स है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, उन्हें एक प्रकार से यह अधिकार देने वाला कानून है जो कि भारत में नहीं था, ठीक है। और ऐसे क्रेडिटर्स के अधिकार की ज़रूरत थी और उसी ज़रूरत को परिपूर्ण करने के लिए यहाँ ये कानून लाया गया था। उसे लागू भी वर्ष 2002 में किया गया था। सेम मॉडल्स ऑपरेंडी से चीज़ों को देखेंगे। सबसे प्रथम इसके परिचय के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर बाद में इसके उद्देश्य, मुख्य प्रावधान, प्रमुख प्रावधानों को देखेंगे। अंततः अगर इसमें कोई संशोधन है तो उसको भी देखेंगे और अंत में आलोचना एवं इसके महत्व की भी चर्चा करेंगे। पूरी की पूरी हमारी चर्चा जो है वो परीक्षा लक्षी रहने वाली है। अगर उसमें भी मैं विशेष करके बताऊं तो जो संधि सेवा के छात्र हैं उनको यहाँ ये चीज़ें बहुत ही मददरूप रहने वाली है। जिनका वैकल्पिक विषय पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी यहाँ जो है इससे फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही में जो न्यायिक संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही जो आम नागरिक है वे भी अपनी जो उत्सुकता है, अपनी जो जानने की जो जिज्ञासा है वो भी यहाँ से बुझा सकते हैं। तो आमतौर पर ओवरऑल यह एक ज्ञानवर्धक लेक्चर रहने वाला है। प्लस यह हमारी सीरीज़ का 62वां लेक्चर है। आप ग्रोथमोंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको प्रबुद्ध बनाने में मददरूप साबित होगी। यही बात अगर मैं बताऊँ तो ये तो बात रही यूट्यूब की, मगर इन चीज़ों को अगर आपको पढ़ना है तो आप growthmounteducation.com हमारी वेबसाइट है, आप आज ही विजिट कीजिए। वहाँ आपको सारी चीज़ें ब्लॉग के रूप में मिलेगी। चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी है, चाहे आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है, दोनों के लिए अनुकूल भाषा में वहाँ चीज़ें उपलब्ध है। तो आप हमारी वेबसाइट की मुलाकात आज ही लीजिए। प्लस आज आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, तो यह पूरी की पूरी श्रृंखला जिन जिन कानूनों ने आज के भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई हो, ऐसे सारे कानूनों को जो है समर्पित हमारी श्रृंखला जो है वो यहाँ इस अमृत महोत्सव को डेडिकेटेड है, इस अमृत महोत्सव को समर्पित है। तो यहाँ ये बात हमें समझनी होगी। साथ ही यह पुस्तक के ऊपर हमारी पूरी सीरीज आधारित है। यह पुस्तक हमारे पास यहाँ फिजिकल फॉर्म में भी उपलब्ध है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसे डिज़ाइन किया है। सारी की सारी जो माहितियाँ हैं वो अलग अलग जगह से कंपाइल की है, एक्यूमुलेट की है और एक एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, एक यूपीएससी के, एक सिविल सर्विस के पर्सपेक्टिव से यह यहाँ चीज़ों को रखा गया है। और इसी का आधार लेकर हम लोग यहाँ ये श्रृंखला में अलग अलग उपाख्यानों के तहत अलग अलग कानूनों की चर्चा करते हैं। अब आज की मूल चर्चा शुरू करेंगे। वैसे ही यह भाग 7वां है इस जो है पुस्तिका का, और भाग 8वां है, हम सॉरी, और 7 के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो आप वहाँ यह लेक्चर्स देख सकते हैं। और जीएस पेपर 3 के साथ यहाँ इसका संबंध है इस कानून का, क्योंकि यहाँ जीएस पेपर 3 में अर्थनीति है, अर्थशास्त्र है, तो यहाँ ये कानून भी अर्थशास्त्र संबंधी है। तो इसलिए इस भाग में जो है यह ऐसे सारे कानून दिए गए हैं जो कि अपने आप में अर्थशास्त्र, अर्थनीति संबंधी हो, उसमें से ये एक कानून है। अब शुरू करेंगे चीज़ों को समझना, परिचय से बातें करना शुरू करेंगे हमारी आज की, जो कि माइंड मैप की मदद से हमें देखना है। कई सारे बिंदु हैं जिनको हम लोग देखते चलेंगे, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि सरफायजी, जो कि एक संक्षिप्त नाम है जिनका उपयोग हम लोग यह उपाख्यान में करेंगे आगे।
2002 इज अ डेट रिकवरी एनेक्टमेंट। डेट रिकवरी यानी कि जो ऋण है, ठीक है, उसे रिकवर करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए यह एक कानूनी व्यवस्था है। कानूनी व्यवस्था which allows bank and other financial institution to undertake measures like auctioning to recover their default loans। auctioning यानी कि नीलामी, ठीक है। आमतौर पर पहले, इस कानून के पहले ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था जहां क्रेडिटर्स को यह ऐसा अधिकार मिले कि इन केस ऑफ देयर डिफॉल्ट लोन्स, इन केस ऑफ देयर बैड डेट, दे कैन एक्वायर द एसेट्स, दे कैन एक्वायर द एसेट्स एंड दे कैन ऑक्शन इट, ठीक है। ऐसा कोई अधिकार, ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं था, मगर यहाँ सरफाइजी कानून ने क्रेडिटर्स की जो पोजीशन थी बाजार में वो अपने आप में मजबूत बनाई, उनको एक प्रकार से संरक्षण जो है दिया। तो इस कानून ने अपने आप में क्रेडिटर्स के अधिकारों को जो है प्रकार से कानूनी स्वरूप दिया। फिर द एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 6 चैप्टर्स एंड 42 सेक्शंस, यानी कि कुल 42 धाराएं हैं इसमें, और यह 42 धाराएं लगभग 6 अध्यायों में बटी है। अध्याय यानी कि चैप्टर्स। तो एक प्रकार से यह एक ब्रीफ लेजिस्लेशन हम लोग कह सकते हैं, बहुत ही लंबा चौड़ा नहीं, मगर एक ब्रीफ लेजिस्लेशन कह सकते हैं। ब्रीफ जरूर है, मगर इसमें जो प्रावधान है वो बहुत ही पावरफुल है और एक प्रकार से क्रेडिटर्स के स्थान को मजबूत करते हैं। वहीं जो डेटर्स है उनके लिए एक प्रकार से यह एक जोखिम भरा है, क्योंकि उनके लिए यह बैड न्यूज़ है कि कोर्ट का यानी कि अदालत का कोई रोल इसमें नहीं है, तो ये एक प्रकार से उनके लिए बैड न्यूज़ है। वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी क्रेडिटर्स के लिए ये एक अच्छे समाचार है, यह एक अच्छा कानून है। फिर उसके बाद देखें सम ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ दिस एक्ट आर, कुछ इसमें से महत्वपूर्ण अध्याय है जिनका नाम यहाँ लिखा गया है, जिनमें सबसे प्रथम है रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ बैंक। देखिए सिक्योरिटाइजेशन यानी कि प्रतिभूतिकरण, यह एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जहां कोई भी वित्तीय संस्था अपने डेटर्स से अपने डेटर्स से वो वापस अपना ऋण जो है वो लेती है। तो ऋण वापस लेने की प्रक्रिया। अब जो ग्राहक है उनके पास तो पैसा नहीं है देने के लिए, तो ऋण वसूलने के लिए यहां चीजों को अधिग्रहित किया जाता है। अधिग्रहित, संपत्ति अधिग्रहित हम कह सकते हैं। जो डेटर्स है उनकी संपत्ति के ऊपर यहाँ क्रेडिटर्स जो है वे अपना डोमिनेशन स्थापेंगे, उनको लेंगे, उनकी नीलामी करेंगे और अपना जो ऋण है वो वहाँ से रेज करेंगे, वहाँ से वसूल करेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है। मगर पहले ऑक्शन नहीं हो पाता था। संपत्ति अधिग्रहित करना मतलब सरफाइजी एक्ट के पहले ये एक असंभव सी बात थी, क्योंकि कोर्ट का इंटरवेंशन आता था और कोर्ट आमतौर पे जो डेटर्स है उनके फेवर में रहते थे, और वहाँ यही जो क्रेडिटर्स है उनको एक प्रकार से मायूसी मिलती थी, क्योंकि कोर्ट उनकी फेवर नहीं करते थे और उनकी जो लोन्स है वो अधिकतम लोन्स रिकवर नहीं हो पाती थी। तो ये एक बहुत ही बड़ा मसला था जो कि इस कानून के द्वारा अब क्लियर होने की जो है वो आशंका है। अब आगे देखें तो उसके पश्चात का मुद्दा कहता है कि द प्राइमरी फीचर ऑफ सरफाइजी एक्ट इज दैट पावर ऑफ रिकवरी टू अ सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज बीन ग्रांटेड। यस, पावर ऑफ रिकवरी, उनको एक प्रकार से सत्ता दी गई, शक्ति दी गई, या कुछ भी कह सकते हैं, सत्ता या शक्ति। किसको? ऋणदार को, जो ऋण दे रहा है यानी कि क्रेडिटर, कि अगर आपने दिया हुआ ऋण कोई व्यक्ति या कोई संस्था वापस नहीं दे रही है, तो आप उस व्यक्ति या उस संस्था की संपत्ति अधिग्रहित कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, उसकी नीलामी कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की अदालती बाधाएं जो है नहीं आएगी आपके सामने, पूरी प्रोसेस जो है वो स्मूथ रहेगी। तो ये एक कमिटमेंट यहाँ यह कानून देता है क्रेडिटर्स को। has been granted unanimously and such creditors need not seek permission or intervention of the court।
अदालत की ज़रूरत है ही निकल गई, क्योंकि यहाँ एक प्रकार से क्रेडिटर्स को अधिकार देना था। कई सालों से यह कानून की ज़रूरत थी। कई सालों से जो डेटर्स थे वे इस लूपहोल का उपयोग कर रहे थे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ ये कानून लाया गया और क्रेडिटर्स यानी कि ऋणदारों के अधिकारों को एक आवाज़ मिली या उसे एक मंच मिला। फिर उसके बाद देखें तो एक्ट वॉज इनेक्टेड विद द आइडिया टू हेल्प बैंक टू रिकवर लोन्स एंड रिड्यूस द इंक्रीजिंग एनपीएस। यस, जैसे मैं सबको मालूम है कि आज भारतीय जो बैंकिंग व्यवस्था है, बैंकिंग प्रणाली है, उसका सबसे आप कह सकते हैं कि दुर्भाग्यवश जो उसकी कोई चुनौती है आज, दुर्भाग्यपूर्ण चुनौती, तो वो राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, यानी कि गैर निष्पादित संपत्ति का बढ़ावा। दिन प्रतिदिन एनपीएस में बढ़ावा देखने को मिल रहा है। जो डेटर्स है, जो कि लोन लेते हैं फ्रॉम बैंक, दे आर नॉट पेइंग बैक टू बैंक, जिसकी वजह से बैंकों की जो पूंजी है उसमें गिरावट होती जा रही है और उनके एनपीएस में एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि किसी भी हेल्दी बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत ही खराब है। तो यहाँ बैंकों की परिस्थिति को भी सुधारना यह एक कानून का कहीं ना कहीं उद्देश्य रहा है, विदाउट मच असल। तो कुल मिलाकर एक तो क्रेडिटर्स के अधिकारों को बढ़ावा देना, साथ ही में भारतीय बैंकिंग प्रणाली की जो आज परिस्थिति है, गैर निष्पादन संपत्ति की वजह से यानी कि एनपीएस की वजह से उसको भी कम करना, उसे भी फिर से ट्रैक के ऊपर लाना। तो ये कुल मिलाकर इसका परिचय है। अब दूसरे बिंदु पर हमें इसके बैकग्राउंड के बारे में देखना है। 3 चरण में इसके बैकग्राउंड को हम लोग तपासेंगे, जिनमें सबसे प्रथम है सरफाइजी एक्ट वॉज इनेक्टेड टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, यानी कि प्रतिभूतिकरण की। अगर कोई डेटर पैसे नहीं दे रहा है तो उसकी संपत्ति अधिग्रहित करनी है, संपत्ति की नीलामी करनी है, और जो खोए हुए पैसे हैं या जो ऋण में दिए हुए पैसे हैं उनको रेज करना है, उनको फिर से पुनः प्राप्त करना है। प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि पुनर्निर्माण, पुनर्रचना कोई भी कर सकते हैं, ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। तो ये इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। इट वुड ऑल्सो एस्टेब्लिश अ सेंट्रल डेटाबेस ऑफ ए सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्ली राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स है यहाँ, और इसे सेंट्रल रजिस्ट्री कहा गया, सेंट्रल रजिस्ट्री, यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड। तो यह भी इस कानून के द्वारा मुमकिन हो पाएगा या हुआ है। फिर टू अचीव अफॉरमेंशन्ड ऑब्जेक्टिव्स द एक्ट आल्सो लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। यस, तो एक यहाँ से एक नई कंपनियों का उदय हुआ जिसे हम लोग ARC के नाम से जानते हैं, एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज, जो आमतौर पे ऐसे जो एनपीएज होते हैं उनको टेक ओवर करती है, उनको फिर से ऑपरेशनल बनाती है और उनको फिर से बेच देती है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ ARC प्रकार की कंपनियों का अब उद्भव धीरे धीरे होना शुरू हो गया इस कानून की मदद से। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ हमें कुछ मूलभूत इसके उद्देश्य देखने हैं। कुल मिलाकर 3 उद्देश्य यहाँ है, जिसमें से सबसे प्रथम कहता है कि द सरफेसी एक्ट वाज एनेक्टेड टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय द सिक्योरिटी क्रेडिटर्स विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। तो ये तो हम लोग देखते आए हैं, ठीक है, कि भाई अदालती किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो इस पूरी प्रक्रिया में, और जो कोई भी ऋणदार है वो अपनी जो बैड लोन्स है उन्हें रिकवर करने के लिए एसेट्स अधिग्रहित कर सकता है, उनका प्रतिभूतिकरण कर सकता है, यानी कि सिक्योरिटाइजेशन। प्रतिभूतिकरण यानी कि पहले तो अधिग्रहित करना, एक्वायर करना, फिर उसका ऑक्शन करना और उसे बेच देना, यानी कि एक्विजिशन, ऑक्शन एंड सेल। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। वाइल अधिग्रहण करना यानी कि मात्र और मात्र एक्वायर करना, तो ये एक इसका भाग है। दूसरा बिंदु कहता है कि इट वुड ऑल्सो एस्टैब्लिश अ सेंट्रल डेटाबेस ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट created on the property rights and to achieve the aforementioned objectives that take down the procedure। तो कुल मिलाकर इसके यही उद्देश्य है और यही सारी जो है चीज़ें हमें यहाँ इस कानून की मदद से मिलेगी।
अब इसके कुछ प्रमुख प्रावधान देखने हैं जिनमें अलग अलग चैप्टर्स के तहत यहाँ वर्गीकरण किया गया है। सबसे प्रथम यहाँ कहा गया है एसेट रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि संपत्ति की पुनर्रचना। संपत्ति की पुनः रचना। The Act defines asset reconstruction as the acquisition by any asset reconstruction company of any right or interest of any bank or financial institution of such financial existence। yes, तो यहाँ मात्र और मात्र बैंक ही नहीं मगर ऐसी कोई भी वित्तीय संस्था जो ऋणदारी का काम करती हो, उनके हितों की रक्षा करने के लिए यहाँ ये कानून पारित किया गया था, या वे इस प्रकार से एसेट रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं जो कि ऋणदारी का काम कर रहे हो, उसमें चाहे बैंक हो, चाहे जो है एनबीएफसी हो, ठीक है, कोई भी ऐसी वित्तीय संस्था कर सकती है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि गैर निष्पादन संपत्ति, जिसे हिंदी में गैर निष्पादन संपत्ति कहते हैं। A non-performing asset refers to an account of a borrower that has been classified by the bank as a substandard, doubtful or a loss asset। ठीक है, तो ये एक ऐसा अकाउंट है किसी भी बोरोवर का, किसी भी कस्टमर का, जिसको बैंक ने लिस्टेड किया है या तो सब स्टैंडर्ड के जो है ग्रुप में, या तो डाउटफुल के यानी कि शंकास्पद के ग्रुप में, और या तो लॉस एसेट के ग्रुप में यानी कि जो है नुकसान वाली संपत्ति। इनमें से किसी भी कैटेगरी में कैटेगराइज्ड बोरोवर के लोन अकाउंट को या बोरोवर के अकाउंट को एनपीए कहा जाता है। और ये ऐसा नहीं होता, ये इसकी प्रोसेस है। अगर बोरोवर जो है वो 3 महीने के इंस्टॉलमेंट्स नहीं देता, फिर बाद में कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, नोटिस की एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर उसके बाद अगर बोरोवर पे करने में नाकाम रहेगा, तब जाके बैंक जो है वो क्लासीफाई करेगी किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट को एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये इसकी पूरी प्रोसीजर है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ लोन गिवन बाय द बैंक दैट इज नॉट बीइंग पेड बैक एंड देयर आर वेरी ब्लैक चांसेस ऑफ इट्स रीपेमेंट। यस, यानी कि ऐसे लोन अकाउंट्स जहां बैंकों ने तो ऋण दे दिया मगर बैंकों को लग रहा है कि पैसे वापस नहीं आने वाले हैं, और बहुत ही कम जो है इसके चांसेस है, बहुत ही कम शक्यता है कि पैसे जो है वो वापस आए। तो ऐसे एसेट्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं बैंकिंग प्रणाली में। और आज भारत में अगर बात करें तो एनपीएस जो है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रही है, बहुत ही तेज़ी से। जीडीपी टू एनपीए का रेशियो देखिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। बैंक में आंतरिक अगर उनके अकाउंट की बात करें और उनके लैंडिंग वर्सेस एनपीए का रेशियो देखें तो वो भी बड़ा है। ठीक है, तो इन सारी जो है समस्याओं की वजह से आज यहाँ एनपीए का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। इट इज़ अ हिप, और इसी हिप को ख़त्म करने के लिए यहाँ सरफराइजी एक्ट बैंक्स को अधिकार देता है, बैंक्स को ताकत देता है, सत्ता देता है कि इन केस व्हेन दे नीड दे कैन सिक्योरिटाइज एंड रिकंस्ट्रक्ट द एसेट्स। तो ये बात है यहाँ सरफराइजी एक्ट की और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। अब उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन यानी कि प्रतिभूतिकरण। इट डिफाइंस एज द एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय एनी asset reconstructing company from any originator, whether by raising of funds by such asset reconstruction company from qualified buyers, by the issue of security receipts representing an undivided interest in such financial assets। yes, तो यहाँ एक्विजिशन यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा किया जाएगा फ्रॉम ओरिजिनेटर, और ये एआरसी कैसे भी करे, चाहे वो अपने पैसे लगाए, चाहे वो अपने पास जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे लगाए, वो कोई जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर मात्र और मात्र एआरसी के द्वारा ही एसेट्स को एक्वायर किया जाएगा। फिर जाके वे उसकी नीलामी करेंगे या उनको जो है ऑपरेशनल बनाएंगे और फिर जाके वे फिर से बेचेंगे। यहाँ देखें चौथे बिंदु पे तो कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। यस, तो अब उनका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये एक नए प्रकार की कंपनी है जो कि यहाँ सरफराइजी एक्ट से ही जो इसका जन्म हुआ इस प्रकार की कंपनी का, तो उसका पंजीकरण भी होना जरूरी है। एवरी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड शुड हैव अ मिनिमम नेटवर्थ एज स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। The RBI will undertake various inspection of records as provided under Section 3 of the Act before granting registration certificate। यानी कि इसे RBI के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा
आमतौर पे जो कंपनीज होती है वो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर होती है, सोसाइटी होती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तहत रजिस्टर होती है। जो पार्टनरशिप डीड्स होती है वो पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर होती है। मगर यहाँ ARC जो है वो जैसे RBI बताया उनके दिशा निर्देश से इनका पंजीकरण होने वाला है। तो ये इस प्रकार से भी जो है अलग किस्म की अलग प्रकार की कंपनी है। फिर उसके पश्चात देखें तो पांचवा बिंदु कहता है कि एक्विजिशन ऑफ राइट्स और इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट। एनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कैन एक्वायर rights in the financial asset of a bank or financial institution by either issuing debentures or by any other security. They may also be acquired upon any other agreed terms. तो यहाँ कहा गया है कि जो ARC कंपनीज है वो कुछ इस तरीके से अपना हक जो है वो किसी भी कंपनी में जो है रख सकते हैं, और वो रखने का यहाँ में एक रास्ता भी दिया गया है कि भाई या तो वे जितना स्टेक रखना चाहेंगी ARC कंपनी उतने डिबेंचर्स इश्यू कर दे या किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी इश्यू कर दे, और उसके बदले में इन एक्सचेंज ऑफ दैट दे विल गेट स्टेक इन द पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट और अ कंपनी। फिर उसके बाद एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर मे बी एनफोर्स्ड विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल बाय सच क्रेडिटर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, जो लेनदार है, ऋणदार है, उनके अधिकारों का बहुत ही ध्यान रखा गया है और कहा गया है कि भी कोई भी मैकेनिज्म जो है बीच में नहीं आएगा। अगर कोई भी फैसला सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के समर्थन में लिया गया है तो वो फैसला इम्प्लीमेंट होगा। उसमें कोई ना तो कोई अदालतें बीच में आएगी, ना तो कोई न्याय प्राधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स बीच में आएंगे। और जो यहाँ इस कानून के द्वारा जो प्रोसीजर लेड की गई है उसी के तहत एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी किसी भी ओरिजिनेटर से या किसी भी ऐसे बोरोवर से जो कि डिफॉल्ट बोरोवर है उससे अपने एसेट्स को अधिग्रहित करेगा, उसे ऑपरेशनल बनाएगा और उसकी नीलामी भी करेगा। फिर उसके पश्चात देखें तो सेंट्रल रजिस्ट्री, यस, जो सेंट्रल डेटाबेस बनाने की बात की गई थी, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, तो वो कुछ इस प्रकार से है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेट अप अ सेंट्रल रजिस्ट्री दैट शैल कीप ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योराइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स अलोंग विद द डिटेल्स ऑफ एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर दिस एक्ट। यस, तो यहाँ कुल मिलाकर पूरे भारत में जितने भी ऐसे मामले हो सिक्योरिटाइजेशन के या रिकंस्ट्रक्शन के, तो उनका एक लेखा जोखा यहाँ इस पंजीकरण में रखा जाएगा, यानी कि इस रजिस्टर में रखा जाएगा। द गवर्नमेंट विल इंटीग्रेट ऑल सच रिलेटेड रजिस्ट्रेशन records present with any state government or any other authority to provide a comprehensive single registry. Yes, तो गवर्नमेंट जो है वो सारे ऐसे रिकॉर्ड्स को, चाहे वो राज्य सरकार के पास हो चाहे वो किसी भी जो है सिंगल रजिस्ट्री में हो स्थानिक जो है प्रशासन की, वो सारी चीज़ों को केंद्र सरकार जो है वो एकीकृत करेगा और एक ही मंच पे, एकीकृत मंच पर लाके उसे रख देगा, ताकि एक्सेस करने वाले को, यूजर को एक्सेस करने वाले को बहुत ही सहूलियत प्राप्त हो और एक ही ठिकाने से सारी चीज़ें, सारी माहितियाँ उपलब्ध हो। फिर द सेंट्रल रजिस्ट्री में ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू ओवरलुक टू ओवरलुक द मैटर्स ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री। यस, सो देयर मे बी अ रजिस्ट्रार विच कैन बी अपॉइंटेड, विच मे बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल। तो ये बात रही है सेंट्रल रजिस्ट्री की। तो ये तो बात रही इसके प्रमुख प्रावधानों की। अब यहाँ से हमें इस कानून में किए गए सुधारों को देखना है और सुधारों के द्वारा कौन कौन सी चीज़ों में फेरफार किए गए वो भी देखते चलेंगे। सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि सरफेस एक्ट वाज अमेंडेड इन द ईयर 2016 बाय द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेट लॉज अमेंडमेंट एक्ट। तो ये इस कानून का नाम है जिस कानून की मदद से इस पूरे सरफेसी एक्ट को सरफेसी एक्ट में फेरफार किया गया या उसे अमेंड किया। दूसरा बिंदु कहता है कि अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द पीरियड फॉर टेकिंग द पोजेशन ऑफ एनी कोलैटरल ऑन डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ ए लोन टू बी 30 days। यस, तो ये इसमें फेरफार किया गया। इंट्रोड्यूस द पीरियड ऑफ टेकिंग द पोजेशन ऑफ एनी कोलैटरल ऑन द डिफॉल्ट ऑफ लोन रीपेमेंट टू बी 30 days, यानी कि 30 दिनों के अंदर अगर किसी भी जो है डिफॉल्ट लोन हुई, सबसे प्रथम तो अगर डिफॉल्ट लोन हुई तो 30 दिनों के अंदर कोलेट्रल को अधिग्रहित करने का अधिकार यहाँ इस फेरफार ने, इस संशोधन ने दिया है। फिर उसके पश्चात देखें तो द सेंट्रल डेटाबेस ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय 2016 अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट। तो अब सारी सिक्योरिटीज के लिए अब सेंट्रल डेटाबेस बनेगा, वो भी इस संशोधन ने ही तय किया।
संशोधन से ही फेरफार आया। और अंततः अमेंडमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ गिविंग प्रेफरेंस टू ऑल द रजिस्टर्ड क्रेडिटर्स ओवर अनरजिस्टर्ड वन। यस, तो यहाँ ये भी एक जो है एक थिन लाइन ऑफ डिफ्रेंशिएशन इस अमेंडमेंट ने खींची, और वो ये है कि एक बाजू है रजिस्टर्ड क्रेडिटर्स, उनके अधिकार, और दूसरी बाजू है अनरजिस्टर्ड क्रेडिटर्स और उनके अधिकार। कहा गया सिंपली कि भाई यहाँ रजिस्टर्ड जो ऋणदार है उनको प्रेफरेंस देना होगा, ठीक है, और उनकी बात पहले सुननी होगी, फिर बाद में अगर समय और संसाधन बचे तो अनरजिस्टर्ड जो ऋणदार है उनके प्रश्नों को सुना जाएगा, उनके प्रश्नों का हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो ये एक सिंपल जो है अमेंडमेंट ने कुछ 3-4 फेरफार किए। अब आगे हमें इसकी आलोचना एवं इसके महत्व के बारे में देखना है। सबसे प्रथम शुरू करेंगे आलोचना से, फिर बाद में यहाँ महत्व की तरफ आएंगे। आलोचना में सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि एक्ट कैन बी क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स ड्रैकोनियन यूज बाय द बैंक व्हेन दे हैरेस द इनोसेंट बायर्स हु डू नॉट डिफॉल्ट ऑन पर्पस बट ड्यू टू सम मेजर इश्यू एंड आस्क फॉर सर्टेन सपोर्ट फ्रॉम द बैंक। यस, तो ये एक इसकी गंभीर आलोचना है। कहा गया है कि इस कानून का उपयोग जो है वो बैंकों के द्वारा बहुत ही गलत तरीके से किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, और ऐसे ऐसे मासूम जो ग्राहक है जिन्होंने बाई इंटेंशनली डिफॉल्ट नहीं किया मगर कुछ मेजर इश्यूज की वजह से जो है वह डिफॉल्ट हो गए हैं, तो उनको भी ये जो है बैंक वाले हैं वो नहीं बख्शते और इस कानून के तहत उनकी संपत्तियों को अधिग्रहित करते हैं, उनकी संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये एक इसकी प्रथम आलोचना है। दूसरा बिंदु कहता है कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स आर क्रिटिसाइज्ड फॉर फेवरिंग बैंक्स। यस, यहाँ जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है वे मात्र और मात्र बैंक तरफी है। ठीक है, उन्हें ग्राहकों के प्रश्न, उनकी समस्याएं, उनके जो वास्तविक प्रश्न है वो नहीं दिखाई देते हैं, और अंततः जो फैसला आता है वो बैंक के समर्थन में ही आता है। दे डू नॉट कंसिडर द इश्यू रेज्ड बाय द बोरोवर्स। यस, जो बोरोवर्स के जो इश्यू है, जो ऋण लेने वाला है, उधर लेने वाला है, उनका जो इश्यू है वो यहाँ देखा नहीं जाता, उनको कोई आवाज़ नहीं है। तो ये दूसरा क्रिटिसिज्म में दूसरी आलोचना है। तीसरा बिंदु कहता है कि ऑक्शन प्रोसीजर कंडक्टेड बाय द बैंक इज अंडरटेकन अपॉन एनी मैटर इन ए हेस्टी वे या इन ए हेस्ट मैनर। यस, तो यहाँ जो नीलामी प्रक्रिया है उसके लिए बैंक जो है वह बहुत ही उतावला निर्णय करते हैं, और एक प्रकार से इमेच्योर निर्णय यहाँ उनके द्वारा किया जाता है, क्योंकि उन्हें हर हाल में जो बोरोवर्स है उनके कोलेट्रल्स का ऑक्शन करना है, उन्हें अपने पैसे रेज करने हैं, तो वे यहाँ जो है बहुत ही अधिकतम उतावला निर्णय लेते हैं। तो ये कुछ 3 बिंदु थे इसके आलोचना के। सामने हमें इसका महत्व देखना है, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि मेजर इम्पैक्ट of the act has been to assist bank in the recovery of their NPA। yes, आज जैसे हमें मालूम है कि NPA का प्रश्न जो एक बहुत ही विशाल प्रश्न बन गया है आज पूरी भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए। तो यहाँ ऐसे में बैंकों के लिए यह कानून एक प्रकार से जीवन समान है। ठीक है, एक प्रकार से प्राणवायु समान है, और बहुत ही जो है आप कह सकते हैं कि बहुत ही उचित समय पर यह कानून लाया गया है। ये उसकी पहली महत्व की बात है। दूसरा बिंदु कहता है कि सरफेस एक्ट प्लेज अ मेजर रोल इन रिकवरिंग लोन फ्रॉम सच डेटर। यस, तो जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि प्रायर टू सरफेस एक्ट देयर वाज नो सच मैकेनिज्म, और उसमें कुछ डेटर्स जो थे वे इंटेंशनली डिफॉल्ट होते थे, इंटेंशनली बैंक्स को चुना लगाते थे। तो यहाँ वो सारी चीज़ें अब खत्म हो गई। बैंक जो है वो लगभग 90% तक ग्राहकों के पास से, 90% तक ऐसे डिफॉल्ट ग्राहकों के पास से अपना लोन जो है वो पुनः प्राप्त करने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वे कोलेट्रल है उनको अधिग्रहित कर रहे हैं, उनकी नीलामी कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से पैसे रेज कर रहे हैं। तीसरा बिंदु कहता है कि डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल हैव बीन रिवैम्प्ड इन सच अ वे दैट द प्रोसीजर हैज बिकम फास्टर एंड इजियर। यस, तो इस कानून ने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का जो मैकेनिज्म था उसे भी गतिशील बनाया, और ऐसे मामलों का निकाल जो है उसमें एक तेजी देखने को मिल रही है, जो एक सकारात्मक बाबत है। तो ये इसका तीसरा महत्व का बिंदु। चौथा बिंदु कहता है कि एक्ट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द बैंक्रप्सी लॉ इन इंडिया एंड प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द बैंक ड्यूरिंग एनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। यस, तो बैंक्रप्सी लॉ जो है, जो नया है भारत में आज लागू है, जिसे IBC कोड 2016 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये उसके जो है समर्थन में है, उसके साथ चलकर बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बैड लोन्स को फिर से पुनः प्राप्त करने के लिए मदद रूप
साबित हो रहा है, तो अपने आप में बैंक्स के लिए ये एक आशीर्वाद समान कानून है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज मैं यहाँ इस उपाख्यान में देखनी थी। सरफाई कानून के बारे में, उसके जो है कार्य के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में, मूलभूत प्रावधान हमने देखे अंदर, और अंततः हमने इसकी आलोचना एवं इसके महत्व के बारे में भी देखा। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। ये इस विषय से श्रृंखला का 62वां लेक्चर था। मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आपने चीज़ों को, जो पूर्व के जो उपाख्यान है, उन चीज़ों को अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले देखिए। वो आपको आपकी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में बहुत ही जो है फायदेमंद साबित होंगे। साथ ही जीएस की अन्य माहिती भी आपको ग्रोथ मोड यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर से मिल जाएगी, अलग अलग प्लेलिस्ट के रूप में। एडिटोरियल्स का प्लेलिस्ट है, फिर अब लाइव सेशन भी उसमें शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे वी आर प्लानिंग फॉर करंट अफेयर्स, तो एवरीडे करंट अफेयर्स भी यहाँ हमारे चैनल के ऊपर ही जो है प्रदर्शित होगा आपके लिए। आप घर बैठे आपकी संधि सेवा या चाहे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही growthmodeeducation.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ भी आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। चाहे आप इंग्लिश मीडियम, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो, आपकी अनुकूल भाषा में संसाधन वहाँ उपलब्ध है। तो मैं अनुरोध करूँगा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कीजिए। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर से हम लोग जो है मिलेंगे इसी श्रृंखला के एक नए उपाख्यान के साथ, एक नए कानून के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।